हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलो, क्या देख रहे थे हम लोग? 12 CBSE ईयर लॉन्ग में अपनी पहली यूनिट का 3rd चैप्टर देख रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं। क्या क्या देख लिया था? रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ है, उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, पर थोड़ा सा लिंक बिठाकर। ठीक है, क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, मेल गैमीट। रिवीजन पहली क्लास का इसलिए थोड़ा सा जरूरी है स्टूडेंट्स। आपको लगता होगा कि मैम जबरदस्ती के 5-10 मिनट ले लेती है, लेकिन अगर आप हर लेक्चर में पहले लेक्चर का रिवीजन करोगे तो आपको याद जल्दी रहेगा। अब आप क्या करोगे? चैप्टर पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने से क्या प्रॉब्लम होगी कि कुछ टाइम बाद जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको उसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। पर रेगुलरली बेसिस पर अगर आप 2-2, 3-3 पेज हर चैप्टर के रोज भी देखोगे तो एंड मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रेगुलर बेसिस पढ़ने से क्या होता है, चैप्टर की रिदम भी बनी भी रहती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ा, उसका लिंक किसी दूसरे चैप्टर के साथ बैठता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट एंड मेल हार्मोन। मेल गैमीट एंड मेल हार्मोन। ठीक है, क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे थे? ये चीजें, टेस्टिस पेयर्ड है तो टेस्टिस TES और एक है तो TES. ठीक है, स्क्रोटम, उसके बाद स्क्रोटम के बाद क्या था? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या था? वास डेफरेंस। देखो वापस से लिखने पे याद हो रहा है ना? वास डेफरेंस के बाद, उसके बाद क्या रहा था स्टूडेंट्स? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि मेंशन नहीं है लेकिन समझने के लिए हम लोग लिखेंगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा एंड फाइनली पेनिस। सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज हॉर्मोन्स। टेस्टिस मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज हॉर्मोन। और ये टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी के बाहर पेनिस से निकलते हैं। ठीक है, पेनिस के अंदर क्या एंटर होती है? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जो कि स्पर्म्स एज वेल एज पैसेज ऑफ यूरिन में मदद करती है। मतलब मेल्स के अंदर यूरिथ्रा एक ऐसी ओपनिंग है जिससे यूरिन का पैसेज भी होता है और डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म्स भी होता है। ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी थे जो कलेक्टिवली मिल्की सिक्रीशंस बना रहे थे, जो स्पर्म को मोटिलिटी, फीमेल के अंदर उनका सर्वाइवल, ठीक है, और उनकी इजी इंसर्शन में मदद करते हैं। ऑल ओवर ग्लैंड्स का नाम था प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल एंड काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड रेस्पेक्टिवली। और तीनों के सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या कहा गया? सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर कैल्शियम भी है, इंजाइम्स भी है और फ्रक्टोज भी है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, फिर हम आज की बात स्टार्ट करते हैं। अदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स
अदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आर प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमाइनल वेसिकल, सेमिनल मतलब सेमाइनल मतलब सीमन का सिक्रीशन और वेसिकल मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर, काउपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, हो गया रिवीजन। सेकेंड टाइम पढ़ने पर नाम भी याद आ गए और ज्यादा टफ भी नहीं लगा। इनिशियली हो सकता है चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको। इन तीनों के सिक्रीशंस क्या कहलाते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। अब आज हमें क्या देखना है? हमें टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म्स को बनाने में मदद करता है। स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल की बॉडी में जाएंगे, ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, जब जाके रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर सक्सेसफुल होगा, जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को निकालना क्या है, पढ़ना क्या है कि टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्पर्म्स का, मेल गैमीट का, मेल जर्म सेल का या मेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने जब इनिशियली चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि हमारी बॉडी में जनरलाइज सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं जो कि 2n होते हैं, लेकिन मेल के अंदर कोई ऐसा सोमेटिक सेल है जो हाईली स्पेशलाइज्ड है और फीमेल की बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा सोमेटिक सेल है जो हाईली स्पेशलाइज्ड है। हाईली स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मेल की बॉडी में मेल गैमेट का प्रोडक्शन करो और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करो। तो अब हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें टेस्टिस ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर भी एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो रिडक्शनल डिवीजन करके, जो मियोसिस करके हैप्लॉइड मेल गैमीट स्पर्म बनाएगा। बात समझ में आई? अब हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अभी मैं एक टेस्टिस को उठा रही हूं तो आई विल राइट TES, क्योंकि प्लूरल टेस्टिस है और सिंगुलर TES, बट प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स द सेम। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कभी कभार लैंग्वेज में आप दो बताना चाहते हो और ये लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा? पूरा गलत कर देगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर एक टेस्टिस की बात कर रही हूं तो ऐसे लिखूंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में क्या लिखेंगे हम लोग? भाई टेस्टिस बाहर से कैसे दिखता है? ओवल स्ट्रक्चर है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है। पर अब इंटरनली आ जाओ। ठीक है, इंटरनली टेस्टिस हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्टिस हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहला आएगा टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है, दूसरा आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तीसरा आएगा मेल जर्म सेल्स, जो कि एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग्स हैं। मेल जर्म सेल्स, ये जो अब मैं और भी लिखूंगी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में काउंट होंगे। ठीक है, और सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स।
आप क्या है इसको ऐसे एरो बना लो, ये इन तीनों में इंक्लूड है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, ऐसे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, उसकी लाइनिंग, उसका जो सेलुलर पार्ट है वो इन तीनों का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आएंगे फिर आएगा रेटेड टेस्टिस और फिर वासा एफरेंशिया। वो वास डेफरेंस है, ये वासा एफरेंशिया है। अब ध्यान से देखना, लॉजिक समझो। ये स्क्रोटल बैग है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई इसके अंदर लोब्यूल्स भी हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हैं, रेटेड टेस्टिस भी है, वासा एफरेंशिया भी है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट्स ऑफ लोब्यूल्स, सॉरी कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिस। ये जो पूरी एक टेस्टिस है, ये सेक्शंस में, रूम्स में, डिविजन्स में, पार्टीशंस में, कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से देखो, मैंने टेस्टिस को क्या कर दिया है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको लिखते हैं अपन, ये क्या है, ये टेस्टिस है, एक टेस्टिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये एक टेस्टिस है, और ये टेस्टिस के अंदर क्या है, सेक्शंस है, कंपार्टमेंट्स है, जिन्हें आप टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहोगे। एक टेस्टिस के अंदर 250 तक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स मौजूद होते हैं। इजी सा है, ठीक है। बच्चों को ये सब चीज़ें क्या है, सिस्टम्स बहुत टफ लगते हैं कि मैम सिस्टम्स बहुत टफ होते हैं, याद नहीं होते हैं। आप एक लॉजिक समझ लो बायो का। जैसे मैंने आपको बोला स्टमक के बारे में स्टडी करो, तो बायो में ये नहीं है कि स्टमक के बारे में स्टडी करने के लिए आपको स्टमक के बारे में रटना पड़ेगा। आप क्या करो, स्टमक का एक सुंदर सा ईजी सा डायग्राम बनाओ। एग्जाम्स में बशर्ते डायग्राम के मार्क्स होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बच्चे इतनी सुंदरता में डायग्राम बनाते हैं कि उनका पेपर छूट जाता है। तो आप सिंपल सोबर डायग्राम बनाओ और लेबलिंग अच्छे से करो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। और ऐसा नहीं है कि बना रहे थे स्टमक और बना दिया लिवर, तो गलत हो जाएगा ना। तो जैसा डायग्राम है आप बिल्कुल वैसा बनाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनानी रहती है, बस इतना बनाओ कि एग्जामिनर समझ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो आपने डायग्राम बनाया, अब डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करो, उसको देखो। कोई भी चीज को पढ़ने से पहले या बायो में पढ़ने से पहले आपको दो ही ब्रांचेस के बारे में डील करनी है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहर से कैसा दिख रहा है। आपने बोला ऐसा स्टमक किसका पोर्शन है, भाई पढ़ क्या रहे हो, डाइजेशन पढ़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। डाइजेशन का मतलब है बड़े को छोटे में तोड़ना, इंजाइमेटिक एक्शन में, तो जरूर कोई ना कोई इंजाइम्स मौजूद होते होंगे इसके अंदर। इसकी शेप ऐसे जे की तरह है। फिर इंटरनली जाना, मतलब इंटरनली जमाना मतलब वही सेल्स के बारे में पढ़ना, कैसे सेल्स हैं, कैसी एपिथेलियम है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, मसल है, ये सारी चीजें। उससे क्या होगा, आपकी अप्रोच बहुत ही अच्छी हो जाएगी टॉपिक्स के लिए, आपको टफ नहीं लगेगी बायो। अभी ऐसे बायो देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगी कि रिप्रोडक्टिव। अब आप इसको सिंपल सा डायग्राम देखो, क्या दिक्कत है, आप खुद लिख सकते हो कि विद इन वन टेस्टिस compartments are present just like room and each compartment is called testicular lobule। तो एक से ज्यादा है 250 तो testicular lobules, ठीक है। क्या कह सकते हैं, they are compartments
और पार्टीशंस और sections of testes ठीक है, दे आर कंपार्टमेंट्स और पार्टीशंस और सेक्शंस ऑफ टेस्टिस inside each testis 250 testicular lobules are present. Are present. ठीक है, इनसाइड ईच मतलब ईच टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. अब आगे बात करते हैं. शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंड स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है? ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स मतलब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 1 से 3 कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ऐसे आपस में गुच्छे बने हुए. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? अगर एक ट्यूब्यूल की बात करूं, जैसे ये आपका एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ये कंपार्टमेंट है, तो हर कंपार्टमेंट में ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉइल्ड निकलेंगी. कॉइल्ड मतलब थोड़ी घुमावदार निकलेंगी, जिन्हें आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलोगे. हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जरूर प्रेजेंट रहती हैं. ठीक है, तो कैसे लिखूंगी? दे आर tube-like structures present inside each testicular lobule inside each testicular lobule present inside each testicular lobule. इस तरीके से, जैसे ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, 1 2 3 tubules tubules are present inside each lobule या each testicular lobule. ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स की बात करेंगे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारी सेल्स की लाइनिंग होती है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारी सेल्स की लाइनिंग होती है, जिसमें मेल जर्म सेल्स भी आते हैं, सर्टोली सेल्स भी आते हैं और लेडिक सेल्स भी आते हैं. मतलब ये जो एक ट्यूब्यूल है सेमिनिफेरस का, इस तरीके से माने अपन, तो इसमें क्या है? सेल्स की लाइनिंग होती है. सेल्स की क्या होती है? लाइनिंग होती है. आउटर लाइनिंग को
लेडिक्स मतलब सेल की लाइनिंग है तो आप न्यूक्लियस बना लीजिए, लेडिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग को मेल जर्म सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल्स मतलब जो मेल जर्म सेल्स को बनाएंगे, जो मेल गैमीट्स को बनाएंगे, यही मेल जर्म सेल्स मियोसिस अंडरगॉन करके स्पर्म्स बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आपके नीट के अंदर कि कहाँ बनते हैं स्पर्म्स, आप बोलोगे टेस्टिस में, फिर क्वेश्चन आया टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में, फिर आया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, फिर मेल जर्म सेल्स में। तो ऑप्शन कहाँ दे रखा है? अगर मेल जर्म सेल्स ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो वाला है। तो आपको ऑप्शंस देख के टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इस मेल जर्म सेल्स के नीचे भी एक और सेल की लाइनिंग होती है जिन्हें आप सर्टोली सेल्स कहते हो, जो कि मेल जर्म सेल्स को क्या देती हैं? नरिशमेंट देती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बना लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके मेल जर्म सेल, और ये येलो में क्या है? सर्टोली सेल। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको एक एक करके लिखते चलते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स surrounded by layers of cells layers of cell आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी, by layer of cells both from outside and inside, both from outside and inside, ठीक है। सबसे पहली कौन सी लाइनिंग होगी? सबसे पहले हम लोग मेल जर्म सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई सेल्स हैं तो सेल्स की क्या है? कंटिन्यूएशन में अरेंजमेंट है तो लाइनिंग बन गई। मेल जर्म सेल्स क्या है? इनर लाइंड दी ट्यूब्यूल्स, inner lined the tubules undergo meiosis to produce male germ cell, मतलब sperm, to produce male gamete। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या है? दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ मेल जर्म सेल, मतलब इनकी लोकेशन वैसे क्या है? इंटरनल टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। present innermost to male germ cells, ठीक है। और काम क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट। भाई मेल जर्म सेल्स का काम है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, तो वो डेड नहीं हो, उनकी प्रॉपर फिजियोलॉजी मेंटेन हो, तो उसके लिए नरिशमेंट देने के लिए, उनको खाना देने के लिए कौन है? आपके सर्टोली सेल्स। तो प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू मेल जर्म सेल्स।
ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? उसके बाद आते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या है? सेल्स लाइनिंग आउटर साइड ऑफ टिब्यूल। साइड ऑफ टिब्यूल्स, सेल्स लाइनिंग आउटर साइड ऑफ टिब्यूल्स। ठीक है, क्या काम करता है? मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंड्रोजन्स ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं जो मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी आता है। डीप में नहीं जाना, अभी सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। फाइन स्टूडेंट्स, should I rub this portion? अब उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या होता है? रेटे का मतलब होता है नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क ऑफ टिब्यूल अराइजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। जैसे ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ठीक है, तो हर सेमिनिफेरस टिब्यूल से एक नेटवर्क ऑफ टिब्यूल निकलेंगे। अलग कलर से बना लो। नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स अराइजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और फाइनली क्या करते हैं? ये एक ही में ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक में जुड़कर ये एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, जिसको वासा एफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, वासा एफरेंशिया मतलब एफरेंट मतलब ऊपर जाना। ठीक है, वासा एफरेंशिया, ये वासा एफरेंशिया किस में खुलती है स्टूडेंट्स? टेस्टिस से आ रही है। टेस्टिस के बाद क्या होता है? एपिडिडाइमिस। तो वासा एफरेंशिया किस में खुलती है? एपिडिडाइमिस में। भाई टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया और वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस में। तो पूरा टेस्टिस का जो बाहर वाला पोर्शन कौन सा होगा? वासा एफरेंशिया, और वो किस में घुसेगा? एपिडिडाइमिस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल से नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स निकले। हर सेमिनिफेरस टिब्यूल से नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स निकलते। नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स मतलब ये भी 1 in नंबर नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। रेटेटेस्टिस, 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 और कॉमनली ये किसमें खुलेंगे? वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया किसमें बिल्कुल इनिशियली किसमें ओपन होगा? एपिडिडाइमिस में। ठीक है, अच्छा ये क्या लेके आएंगे? भाई टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल्स ने स्पर्म पैदा कर लिए, तो रेटेटेस्टिस में स्पर्म्स, वासा एफरेंशिया में स्पर्म्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं अपन लोग। यहां से रेटेटेस्टिस, ये यहां लिखा देती हूँ स्टूडेंट्स में। ये क्या है? रेटेटेस्टिस, और ये क्या है आपकी? वासा एफरेंशिया। ठीक है, और ये क्या है? एपिडिडाइमिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में लिखते हैं। रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स
network of tubules arises from each seminiferous tubules of each testicular lobule, from seminiferous tubules of each testicular lobule. ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? अब क्या है, इसके बाद यहां पर लिखा देती हूं मैं, शुड आई रब दिस? ये समझ में आया? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स अराइजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल. अब क्या है, अब यहां पर आ जाओ, रेडी टेस्टिस के बाद हम लोग आएंगे वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया क्या है? ये सारे रेटेटेस्टिस एक कॉमन ट्यूब लेग स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाएंगे. ठीक है, रेटेटेस्टिस opens into a long tube-like structure Retetestes opens into a long tube-like structure which finally terminates itself into epididymis. ठीक है, अब हमने जो पढ़ा है उसका शॉर्ट फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. शुड आई रब दिस? शुड आई रब इट स्टूडेंट्स? दिस इज योर टेस्टिस. ठीक है, दीज आर दी कंपार्टमेंट्स. टेस्टिकुलर लॉब्यूल, एक हर एक कंपार्टमेंट एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है. हर लॉब्यूल के अंदर कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. एक से 3. ठीक है, हर ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में आउटर लेडिक, इनर मेल जर्म सेल, बिल्कुल इनर मोस्ट सर्टोली सेल्स. मेल जर्म सेल्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, रेटेटेस्टिस निकलेंगी. ठीक है, रेटेटेस्टिस निकलेंगी और फाइनली क्या हो जाएंगी, एक में कंबाइन हो जाएंगी. वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सारे ऑर्गन्स को देखा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और फंक्शनल प्रॉपर्टी देखी. अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई कंप्लीट रब इट? हेडिंग डालो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है? दे आर ऑल्सो मेंट फॉर टू फंक्शंस, एक तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना और फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अराइज करना। तो लिखते हैं प्रेजेंट इनसाइड फीमेल्स बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड फीमेल्स बॉडी और meant for two functions, meant for two functions, कौन से? Production of female gamete and production of फीमेल हॉर्मोन्स। क्या नाम होता है? फीमेल्स में दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, पहले का नाम होता है ईस्ट्रोजन और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड फीमेल्स बॉडी मेंट फॉर टू फंक्शंस। किसका बना हुआ है? क्या क्या ऑर्गन्स मिलकर बनते हैं या कौन से ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं? ऑर्गन्स आर ओवरीज, पेयर्ड है, टू इन नंबर है तो ओवरीज, सिंगुलर क्या होगा? ओवरी। ठीक है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, ऑब्वियसली भी पेयर्ड ही होगा क्योंकि हर ओवरी से एक फेलोपियन ट्यूब निकलती है। फिर फेलोपियन ट्यूब किसमें खुलेगी? यूट्रस, दैट इज नॉट पेयर्ड। यूट्रस एक स्मॉल नैरो पैसेज में ओपन होगा सर्विक्स, और सर्विक्स फाइनली एक्सटर्नली कहां से ओपन होगा? वेजाइना में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल स्लाइड सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये आपकी ये ओवरी है, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर हुई? ठीक है, देखो जैसे ये क्या है? ये ओवरी है, ये एक ओवरी है, ये दूसरे तरफ की ओवरी है। ये ओवरी से क्या ओपन होता है? आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहले ये वाला फिंगर लाइक दिखने वाला पार्ट, उंगलियों जैसा प्रोजेक्शन वाला पार्ट फिमरी है, जो कि बिल्कुल ओवरी से अटैच होता है।
फिर आता है बीच का थोड़ा ब्रॉड वाला पोर्शन एम्प्यूला, और फिर फाइनली आता है लास्ट का नैरो पोर्शन इस्थमस, जो कि यूट्रस की तरफ जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब किसमें ओपन होती है? यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में अभी आप देखोगे कि यू हैव 3 लाइनिंग्स, बाहर की पेरीमेट्रियम, मिडल की मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस की लाइन हो गई ना, बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम और अंदर की एंडोमेट्रियम। और इस यूट्रस के इस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? जाइगोट इन्वॉल्व होता है ना, एम्ब्रियो आता है ना, मदर के पेट में जो आपके यूट्रस में ही तो चाइल्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद ये होती है सर्विक्स। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो नरिशमेंट होता है या जो बेबी होता है वो मदर के यूट्रस में होता है। ठीक है, मदर के आसपास प्लेसेंटा बन जाता है, जो प्लेसेंटा से नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, जब डिलीवरी का टाइम आता है और मदर को यूट्रस में से बेबी को बाहर निकालना है, तो ये सर्विक्स क्या हो जाता है? फैल जाता है, डायलेट हो जाता है। वेजाइना, ये जो लास्ट की ओपनिंग है जो एक्सटर्नली होती है, जो नजर आती है, वो है वेजाइना। वेजाइना ही सिर्फ एक ऐसा पोर्शन है फीमेल्स में जो विजिबल है। इसके ऊपर जितना भी पोर्शन है फीमेल्स का वो अंदर है बॉडी के एब्डोमन वाले रीजन में, दैट इज नॉट एट ऑल विजिबल। ठीक है, तो सर्विक्स एंड वेजाइना डायलेट होते हैं, यूट्रस की मसल्स जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और बेबी की क्या होती है? डिलीवरी होती है। ठीक है, तो अब इनके एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन? पहला कौन सा पार्ट पढ़ना है हम लोगों को? पहला है ओवरीज। ओवरीज क्या है? जैसे मेल्स में टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वही मेल गैमीट और मेल हार्मोन बना रहे हैं, पेयर्ड थे। यहां पर फीमेल्स में भी ओवरीज एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होंगे जो पेयर्ड होंगे। ठीक है, 2 इन नंबर है, एब्डोमन में प्रेजेंट है, बोथ ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट ओवा एंड फीमेल हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स present one on each side of uterus in abdomen area, in abdominal cavity. ठीक है, दिखने में कैसा होता है? ऐसा थोड़ा सा elongated globulated portion appear as slightly circular but ये लिखा नहीं हुआ है, देख के बता रही हूं, बट मोर elongated। बट मोर elongated। ठीक है, उसके बाद और क्या कह सकते हैं? ये जो ओवरी है, अगर आप इसके थोड़े से स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ओवरी की जो बाहर की लाइनिंग होती है वो बिल्कुल थिन एपिथेलियम की बनी हुई रहती है, और जो अंदर का वेकेंट पोर्शन होता है आप उसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हो। क्या बोलते हो? ओवेरियन स्ट्रोमा, जो इटसेल्फ आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में सेपरेटेड रहती है। कहने का क्या मतलब है? ये एक ओवरी है, इसके बाहर की लेयर क्या है? बिल्कुल थिन एपिथेलियम। ठीक है,
अंदर का जो पूरा एरिया है वो है ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा में दो लाइनिंग होती है, एक तो होती है आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। याद है आपने ये कहां पर पढ़ा था? कॉर्टेक्स मेड्यूला याद आ रहा है? 11th में एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एड्रीनल ग्लैंड में मैंने कहा था ना, बाहर का कॉर्टेक्स अंदर का मेड्यूला। तो जनरली जब भी हम दो लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक ट्रिक याद रखना कि कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाली होगी, मेड्यूला हमेशा अंदर या फिर मिडल मतलब अंदरूनी वाली होगी, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, मतलब ये भी ओवा वो भी ओवा बनाएगी, गैमीट, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवा, एंड फीमेल हॉर्मोन्स दो प्रोड्यूस कर रही है इसलिए हॉर्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कहीं कहीं ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, पर हम ये वाला लिख रहे हैं, और ईस्ट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है? फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट। शुड आई रब दिस? Should I rub this portion? ये डायग्राम हटा दूं, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही एक ऐसा पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना से स्पर्म्स आए फ्रॉम पेनिस ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स ने ट्रेवल किया और वो फेलोपियन ट्यूब में चले गए। उसी समय सपोज करो ओवरी ने ओवा को बनाया, ओवरी ओवा को बनाती है और रिलीज कर देती है जिससे कि फेलोपियन ट्यूब से पकड़ सके। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड रिलीजिंग ऑफ ओवा, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवरी ने ओवा को रिलीज किया, फेलोपियन ट्यूब ने पकड़ लिया। मान लो उसी टाइम पे स्पर्म आता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है, वो जायगोट में कन्वर्ट होता है। जायगोट धीरे 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 थोड़ा सा एम्ब्रियो बनते हुए ट्रेवल करते करते यूट्रस में जाकर फिट हो जाता है, बिल्कुल अंदरूनी लेयर पे फिट होगा। ऐसा नहीं पेरीमेट्रियम में हो गया, मायो, बिल्कुल अंदर जाकर। तो जैसे कि ये आपका एम्ब्रियो है, उसके बाद एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सो द फीटस गेट हाईली प्रोटेक्टेड, जैसे कि फीटस को बहुत प्रोटेक्शन मिले। और एंडोमेट्रियम क्या होती है आगे देखेंगे। एंडोमेट्रियम की शेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्म करती है। ठीक है, तो अगर आपको यूट्रस के थ्रू नरिशमेंट देना है फीटस को, तो आपको उसको हाईली प्रोटेक्टिव फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस फेलोपियन ट्यूब के क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं कायदे से देखा जाए, या पहले अपन इसकी फंक्शनिंग के बारे में लिख लेते हैं। रिसीव्स ओवा फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ओवरी ने क्या किया? ओवा बनाया और छोड़ दिया, रिलीजिंग। रिलीजिंग वाले मेथड को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है, हैज 3 पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में कौन सा है? फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए, बीच का आता है एम्प्यूला, थर्ड पार्ट आता है इस्थमस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिम्ब्रिए क्या है? ऐसा कुछ, ये फिम्ब्रिए, ये आपका एम्प्यूला और फाइनली इस्थमस। ठीक है, अब फिम्ब्रिए क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टूवर्ड्स ओवरी, मतलब ये पोर्शन क्या है, ओवरी की तरफ ज्यादा है, ठीक है। एम्प्यूला क्या है, मिडल का थोड़ा ब्रॉड पोर्शन, थोड़ा चौड़ा पोर्शन होता है, मिडल ब्रॉड पोर्शन। मिडल ब्रॉड पोर्शन। और इस्थमस क्या होता है, इस्थमस ये लास्ट का टर्मिनेटिंग नैरो स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइनली क्या होता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है, ठीक है। नैरो related to uterus, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फेलोपियन, शुड आई रब दिस, शुड आई रब इट। फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या खुलता है, यूट्रस, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दूंगी, पूरा नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि यूट्रस बड़ा है। यूट्रस क्या है, एक तरीके से यूट्रस कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा मतलब ऊपर से तो ब्रॉड है और नीचे आते आते थोड़ा सा टेपर्ड है, समवॉट ट्रायंगुलर, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर फेलोपियन ट्यूब को देखोगे तो फेलोपियन ट्यूब क्या फनल की तरह दिखेगी। फेलोपियन ट्यूब एक्चुअली क्या है, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉलेज ले लो। यूट्रस कैसा है, ऐसे ऊपर से ब्रॉड है, नीचे जाके थोड़ा सा टेपर्ड हो रहा है, देन यू हैव सर्विक्स, देन यू हैव वेजाइना, ठीक है। तो आपका यूट्रस कैसा दिखता है, शुड आई रब दिस। ठीक है, यूट्रस कैसा है, फेलोपियन ट्यूब टर्मिनेट्स इनटू यूट्रस। ये एक समवॉट क्या है, ऊपर से तो ब्रॉड है और लोअर से क्या है, नैरो है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना नोट डाउन किया तो यूट्रस में आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे, वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टेस्टिस के अंदर देखा कि कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरीके से ओवरी को पकड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ओवा बनता है, कैसे रिलीज होता है। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको पढ़ेंगे। फिर फाइनली स्पर्म कैसे ओवा को फर्टिलाइज करता है, कैसे जायगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, कैसे 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड आता है, और फाइनली द पार्चुरेशन टाइम मीन्स द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो दिस चैप्टर विल टेक आई थिंक 5 to 6 लेक्चर्स मोर। तो अगले लेक्चर में बात करते हैं।